मैं सरफराज अमीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले बेल्जियम में किस तरह का जातीय सजावट है, वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, मतलब किस प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो मुख्य प्रॉब्लम है वहाँ का क्या है। प्रॉब्लम बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, हो सकता है वो उसकी मजबूती भी हो। तो हम लोग पहले तो ये समझे कि एथनिक किसको बोलते हैं हम लोग, एथनिक का क्या मतलब होता है। तो एथनिक का अगर वर्ड टू वर्ड देखें तो इसमें बोलते हैं हम लोग जातीय बनावट। एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो जाएगा जातीय बनावट। लेकिन ये जातीय बनावट से तो हम लोग को सिर्फ जात को ही एक तरह से ये दे रहे हैं कि हाँ जात है मतलब जात है, लेकिन इसमें एक एथनिक कंपोजिशन में कोई भी ग्रुप हो सकता है, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप कहने का मतलब कि लैंग्वेज वाला ग्रुप हो सकता है, रीजन वाला ग्रुप हो सकता है, रिलीजन वाला ग्रुप हो सकता है, वो इस तरह का ग्रुप हो सकता है। जब सेम ग्रुप वाले लोग एक जगह पर मिलते हैं तो वो अलग तरह का फील कर पाते हैं, सबका वाइब क्या होता है एक दूसरे से मैच कर रहा होता है, तो वो वहीं पर ज़्यादा रहना प्रीफर करते हैं, उसी लोगों से बात करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका में हो और वहाँ दो इंडियन मिल जाए एक जगह पर, तो कितना ही पुराना आपका दोस्त अमेरिकन क्यों ना हो, आप पहले प्रीफर करोगे इंडियन से मिलना, जबकि आप उस इंडियन को जानते भी नहीं हो लेकिन अमेरिकन को बहुत पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी आप किसको प्रीफर करोगे मिलना या फिर उसके साथ रहना, तो इंडियन के साथ, क्योंकि वहाँ पर आपका वाइब अपने आप क्या होता है वहाँ पर मैच कर रहा होता है। तो वहाँ पर उसके लिए वहाँ पर हो जाएगा जातीय बनावट, वहाँ पर उसके हिसाब से हो जाएगा एथनिक कंपोजिशन। यहाँ पर इस हिसाब से तो नहीं होने वाला। तो हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। तो पहले हम लोग किस चीज़ का एथनिक कंपोजिशन पढ़ने वाले, बेल्जियम का। पहले तो बेल्जियम देश के बारे में जान लें कि बेल्जियम देश में कितना लोग रहते हैं, ये कहाँ पर है। तो बेल्जियम जो है ना यूरोप में है और ये फ्रांस के जस्ट ऊपर जो है ना लोकेटेड देश है। फ्रांस के जस्ट ऊपर अगर आप मैप में देखेंगे तो बेल्जियम एक छोटा सा देश होगा, वहीं पर होगा। बेल्जियम की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन करीब करीब 1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़, प्रॉपर 1 करोड़ नहीं है, लगभग 1 करोड़ है। और ये 1 करोड़ पॉपुलेशन हरियाणा के पॉपुलेशन से लगभग आधा है। जो हमारे देश में एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा से कंपेयर किया जाए तो हरियाणा से मतलब हरियाणा, अगर हरियाणा में देखा जाए तो उससे भी क्या है, आधा है। मतलब सपोज डेट हरियाणा में 2 करोड़ है तो बेल्जियम में क्या है, 1 करोड़ है। आप सोच सकते हैं कि हरियाणा से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जबकि भारत से कंपेयर करना चाहिए एक देश का, क्योंकि देश एक भारत है। तो भारत से कंपेयर करते तब समझ में आता है। तो हम लोग अपने देश की एथनिक कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं, यहाँ से समझने का कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग उसको स्टोरी में भी नहीं रखें, ताकि वो समझ में भी नहीं आ सकता है। छोटे छोटे देश को हम लोग समझेंगे तभी जाके अपने देश को समझ में आएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही जटिल एथनिक कंपोजिशन देखने को मिलता है, जातीय सजावट देखने को मिलता है। चाहे वो रीजन के बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, किसी भी बेस पे देखा जाए तो इंडिया में हर तरह का आपको इथनिक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ का है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के भी पॉपुलेशन से आधा है। कहाँ की जनसंख्या, तो वो बेल्जियम की जनसंख्या। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कंट्री का जितना टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो पॉपुलेशन है वो रहती कहाँ है, तो फ्लेमिश रीजन में रहती है। अब जैसे बेल्जियम है ना, बेल्जियम को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग फ्लेमिश रीजन, दूसरे पार्ट को बोलते हैं वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में जो लोगों की जनसंख्या रहने की वो कितना है, 59%, और वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। और ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये बोलते हैं डच लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। मतलब अगर कोई बोला जाए कि बेल्जियम में डच की जनसंख्या कितनी है पूरे कंट्री का, तो आप बोलोगे 59%। और वो कहाँ रहता है, तो वो रहता कहाँ है, फ्लेमिश रीजन में रहता है, जो ऊपर है रीजन, और नीचे वाले रीजन को हम लोग वेलोनिया रीजन बोलते हैं। और दूसरा 59 के बाद अनदर 40% लिव्स इन द वेलोनिया रीजन में रहता है। और ये स्पीक, मतलब ये अपना जो बात करने का लैंग्वेज चुनते हैं उनका लैंग्वेज होता है फ्रेंच। तो अनदर 40% लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 59 + 40 ये तो 99 हुआ, 1% लोग किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, तो 1% स्पीक, जो रिमेनिंग 1% बच जाता है वो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करता है।
और ये पूरे देश में कहीं कहीं पे बटा हुआ है। एक मेजर देखोगे आप मैप में, यहाँ पे तो मैप बनाना मुश्किल है, मैप में अगर कहीं पे देखोगे तो मैप के एकदम किनारे में साइड में होगा, वहाँ पे रहते हैं ये लोग। लेकिन अगर समझने के लिए बोला जाए तो ये 1% लोग आपको पूरे देश में कहीं कहीं पर छोटे छोटे ग्रुप में देखने को मिल सकता है। तो 1% जो पॉपुलेशन है पूरे कंट्री का, वो किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कि वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जर्मन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पूरे कंट्री लेवल पर बात किए कि कंट्री में 59% जो लोग रहता है वो रहता है फ्लैमिश रीजन में, और वो बोलते हैं किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो 40% पीपल है, जो 40% पॉपुलेशन है कंट्री का, पूरी कंट्री का, वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है वेलेनिया रीजन में, और वो कौन से लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो डच लैंग्वेज का यूज़ करता है। 1% जो पीपल है, पॉपुलेशन है पूरे कंट्री का, वो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यह हम लोग पूरे कंट्री लेवल पर की बात कर चुके हैं। अब इस कंट्री का कोई ना कोई कैपिटल होगा, ठीक है, तो उस कैपिटल का क्या नाम है, बर्सलेस कैपिटल का नाम है, जिसको हम लोग बुर्सलेस भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो हिंदी में बोल रहे होते हैं या फिर इंग्लिश में, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्रसलेस यूज़ करेंगे। तो इन द कैपिटल सिटी बर्सलेस, जो बेल्जियम का कैपिटल है बर्सलेस, वहाँ सारा फिगर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ 59% जो लोग था वो किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था, डच, और 40% फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था। मतलब मेजोरिटी में कौन है, तो यहाँ पर मेजोरिटी में अगर बोला जाए तो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम कैपिटल में जाते हैं तो सारा फिगर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे फिगर किस तरह से चेंज होगा, तो ब्रसेल्स जो कैपिटल है वहाँ 80% पीपल जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच, जो कि माइनॉरिटी में था पूरे कंट्री में, अब मेजोरिटी में आ रहा है कैपिटल में। कैपिटल में किसकी मेजोरिटी, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले की मेजोरिटी 80%, बहुत बड़ा फिगर होता है 80%। यहाँ पे फिर भी 59 और 40 का है, और यहाँ पर सीधा कितना 80% पीपल जो है फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जबकि वाइल 20% जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो डच स्पीकर्स हैं, मतलब डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में आके क्या हो जाता है, माइनॉरिटी में हो जाता है। जो कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में आके क्या हो जाता है, मेजोरिटी में हो जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो पॉलिटिकल लीडर होगा, उनके लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है कि अब सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिला कर रखना पड़ेगा। अगर वो मिला कर नहीं रखती, अगर मेजोरिटी चाहती है कंट्री लेवल पर कि सारा पावर मेरे पास हो, तो क्या होगा, वहाँ सिविल वॉर जैसा ये मामला क्रिएट हो जाएगा और लोग आपस में ही झगड़ा करेंगे सिर्फ पावर के लिए। तो यहाँ पे सिविल वॉर जैसा मामला क्रिएट ना हो, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब देश के लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ताकि दोनों ही जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले और डच लैंग्वेज बोलने वाले, वो दोनों साथ में रहकर अपने देश का विकास करें, देश का डेवलपमेंट करें। ठीक है, और ये डेवलपमेंट तभी होगा जब सभी में पावर शेयर किया जाए, बांटा जाए। तो हम लोग ये देखेंगे अब कि बेल्जियम में किस तरह से वहाँ के लोग इस एथनिक कंपोजिशन को अपने आप में एकोमोडेशन करते हैं, अपनाते हैं कि चलो ये हमारे देश के ही हैं, चाहे 40% हो या 59% हो। अब सभी को क्या किया जाएगा, एक बराबर नज़र से देखा जाएगा और सभी को बराबर बराबर पावर दिया जाएगा। तो हम लोगों को अब आगे देखना है, मतलब आगे देख रहे होंगे कि बेल्जियम में किस तरह से आगे जाके सत्ता के लिए मारामारी होती है, पावर के लिए मारामारी होती है। क्या पावर के लिए मारामारी होती भी है या नहीं, क्या यहाँ सिविल वॉर जैसा मामला क्रिएट होता भी है या नहीं, यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अभी तो हम लोग एथनिक कंपोजिशन देखे, और एथनिक कंपोजिशन देखने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ बहुत ही जटिल एथनिक कंपोजिशन है, मतलब एकदम ही उल्टा चल रहा है। जो कंट्री में मेजोरिटी में वो यहाँ कैपिटल में आने के बाद क्या हो जाता है, माइनॉरिटी में, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में होता है वो कैपिटल में आने के बाद क्या हो जाता है, मेजोरिटी में हो जाता है। अगर मान लो कंट्री के किसी स्टेट में माइनॉरिटी को अगर सताया जाएगा तो क्या करेगा, माइनॉरिटी के लोग कैपिटल में मेजोरिटी को सताएंगे। मेजोरिटी मतलब वो जो होगा फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सता रहे होंगे। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई एक वाला जो लैंग्वेज बोलने वाला है वो दूसरे लैंग्वेज वाले को दबा रहा है, तो दूसरी जगह पे वही दूसरे को दबा रहा होगा, तो सब चीज़ क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको सोचना पड़ेगा, हम लोगों को, मतलब देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से सबको मिलाकर चला जा सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। तो अभी हम लोग बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अभी इसमें क्या दिखे बेल्जियम में कि जो कंट्री में मेजोरिटी में था वो कैपिटल में आके क्या हो जाता है, माइनॉरिटी में हो जाता है। जो कैपिटल में माइनॉरिटी में था वो कंट्री में माइनॉरिटी में था वो कैपिटल में आके क्या हो जाता है, मेजोरिटी में आ जाता है। मतलब यहाँ पे एकदम अलग तरह का केस चल रहा है। अब उसी तरह से दूसरा स्टोरी हम लोगों को जानना है, और दूसरा स्टोरी किस देश का है, तो श्रीलंका का है।
श्रीलंका का भी हम लोग एथनिक कंपोजिशन का पूरा स्टडी करेंगे और समझेंगे कि यहाँ की किस तरह से गवर्नमेंट इसको एकोमोडेट करती है। ठीक है, तो पहले श्रीलंका इज आइलैंड कंट्री लोकेटेड टू साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। ये जो श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश है, हमारे मैप के जस्ट नीचे होगा श्रीलंका, एक सब कॉन्टिनेंट देश है जो जिसको हम लोग आइलैंड भी बोल सकते हैं, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, तो ये इस तरह का देश है जिसमें कितने लोग रहते हैं, इसमें लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ की यहाँ जनता रहती है। अब यहाँ क्या है ना, श्रीलंका में लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ एक तरह का इथनिक ग्रुप्स देखते हैं। तो 2 लैंग्वेज आपको मुख्यतः बोलते हुए लोग दिखेंगे, एक होगा तमिल स्पीकर्स और एक होगा सिन्हाला स्पीकर्स। अब ये समझना है कि सिन्हाला स्पीकर्स कितना है और तमिल स्पीकर्स कितना है, कौन मेजॉरिटी में और कौन माइनॉरिटी में। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, सिन्हाला स्पीकर्स की। तो सिन्हाला स्पीकर्स जो है पूरे कंट्री का 74% पीपल वहाँ रहते हैं जो सिन्हाला स्पीकिंग करते हैं, मतलब सिन्हाला लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि तमिल स्पीकर्स जो है उसमें कितना संख्या है, 18%, और सिन्हाला कितना, 74%। तो दिख रहा है अब, मतलब ऊपर से ही दिख रहा है कि सिन्हाला जो है मेजॉरिटी में है और तमिल क्या हो जाता है, माइनॉरिटी में आ जाता है। लेकिन यही इसका एथनिक कंपोजिशन नहीं है। हम लोग बेल्जियम में भी देखे कि लैंग्वेज के बेस पे चल रहा था, रीजन के बेस पे चल रहा था, यहाँ पे भी कुछ अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो पहले समझ गए कि लैंग्वेज के बेस पे जो सिन्हाला स्पीकर्स है वो 74 है और तमिल स्पीकर जो है 80% है, मतलब 18% है, तो 18% लोग देखने को मिलता है। इसमें भी तमिल स्पीकर्स में भी 2 तरह का तमिल देखने को मिलता है। एक होता है श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका का ही निवासी है, जिसके 4 फादर श्रीलंका के ही थे, और एक तमिल जो तमिल भाषा जो बोलते हैं वो है इंडियन तमिल, जिनके 4 फादर इंडिया में रहते थे। अब एक चीज़ दिमाग में आएगा कि इंडियन तमिल वहाँ क्या कर रहे हैं, तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल चलता था तो श्रीलंका पर भी ब्रिटिश रूल चलता था, तो क्या होता था कि वहाँ की इसकी कॉफ़ी की, चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। तो जब ब्रिटिश को लगता था कि यहाँ जो है ना कि लेबर की कमी पड़ रही है, तो क्या करते थे, वो हमारे देश से लेकर जाते थे। और हमारा देश में जो सबसे नज़दीक वाला स्टेट है वो है तमिलनाडु, जहाँ तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो वहाँ से क्या करते थे कि वहाँ ब्रिटिश जाते थे और वहाँ से बहुत सारे लेबर को उठाकर श्रीलंका ले जाते थे। तो जब उसको वहाँ श्रीलंका ले गए तो वो वहाँ से वापस नहीं आ पा, वहीं रहने लगे, मतलब वहीं के निवासी हो गए। तो जब वहीं के निवासी हो गए तो उनकी जो पीढ़ी बढ़ी तो वो भी क्या होगा, तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लेकिन दोनों के तमिल लैंग्वेज बोलने में क्या होता था, चेंजिंग आता था, कुछ चीज़ों का चेंजिंग देखने को मिलता था। तो इसलिए हम लोग 2 तरह के तमिल लोगों को डिवाइड कर देते हैं, एक होता है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल का जो संख्या है वो 13% है, मतलब 18% में से 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल है, मतलब वहाँ वहीं के निवासी है, मूल निवासी है वहाँ के, बोल सकते हैं। तो और 5% जो है वो इंडियन तमिल है, जिसको इंडिया से उठाकर ब्रिटिश ने श्रीलंका ले गए थे। तो 18 में से 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। तो इस दोनों का भी इथनिक कंपोजिशन क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों का वाइब अलग अलग मैच होगा। श्रीलंकन तमिल जो होगा ना वो श्रीलंकन तमिल से ही बात करना चाहेगा, और इंडियन तमिल जो होगा वो इंडियन तमिल के पास ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। सही बात है। तो इसलिए हम लोग इस दोनों को भी अलग अलग इथनिक ग्रुप के अंदर रख रहे होते हैं। जबकि रखा जाए लैंग्वेज के बेस पे तो तमिल स्पीकर्स बोला जाए पूरा ओवरऑल पूरे देश में 18% लोग रहते हैं। अब क्या है ना कि मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो 74% जो सिन्हाला स्पीकर्स है उसमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो है बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं। उसका रिलीजन क्या होता है, बुद्धिस्ट रिलीजन होता है। तमिल स्पीकिंग पीपल आर बोथ, जो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो तमिल लैंग्वेज का अपने दिन में यूज़ करते हैं बोलने के लिए, तो तमिल स्पीकिंग पीपल आर बोथ। तमिल स्पीकिंग जो होता है वो 2 तरह के तमिल स्पीकर्स होंगे, कुछ तमिल होगा हिंदूज होगा और कुछ तमिल क्या होगा, मुस्लिम होगा। कुछ हिंदूज जो होंगे वहाँ तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए दिख रहे होंगे आपको, और कुछ मुस्लिम तमिल लैंग्वेज का ही यूज़ करते दिख रहे होंगे। लेकिन जो बुद्धिस्ट है मेजोरिटी में, जो किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने बोलचाल में, तो वो अपने लैंग्वेज का यूज़ करते हैं सिन्हाला, जो कि वहाँ मेजोरिटी में। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर रिलीजन के बेस पे पूछा जाए कि कौन सा रिलीजन वहाँ मेजोरिटी में है, तो आप बोलोगे मेजोरिटी में वहाँ बुद्धिस्ट है, ना कि हिंदू ना कि मुस्लिम। वहाँ न हिंदू न मुस्लिम, दोनों ही क्या है, माइनॉरिटी में। ठीक है, तो दोनों ही किस, हिंदू और मुस्लिम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वहाँ तमिल लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या अपने पास कि 7% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस है। 7% जो पॉपुलेशन वहाँ श्रीलंका की वो पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, मतलब वहाँ किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, 7% लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। और वो जो अपने लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बोलचाल में, दे स्पीक तमिल एंड सिन्हाला,
दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्रिश्चियन जो है वहाँ के श्रीलंका के, वो तमिल भी बोल रहते हैं, और कोई कोई क्रिश्चियन, और कोई कोई क्रिश्चियन क्या कर लेते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने दोनों ही देशों की स्टोरी को देखा और दोनों ही देशों के एथनिक कंपोजिशन को समझा। तो एक जगह देखे कि मेजोरिटी में जो था, कैपिटल में आने के बाद माइनॉरिटी में हो रहा था, जस्ट उल्टा हो जा रहा था। और यहाँ देखे कि कभी क्या हो रहा है कि कभी सिन्हाला स्पीकर मेजोरिटी में आ रहा है, कोई बुद्धिस्ट स्पीकर मेजोरिटी में आ रहा है। तो यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम लोगों को आगे के लेक्चर में ये डिसाइड करना है, और भी स्टोरी आधी ही बताई गई, स्टोरी आधी बताई गई। इसका क्या मतलब है, दोनों ही देश का आपको इथेनिक कंपोजिशन ही सिर्फ बताया गया है। अब इस इथेनिक कंपोजिशन को वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, वहाँ के लोग किस तरह से एकोमोडेट करते हैं, किस तरह से एकोमोडेशन में लाते हैं, वो चीज़ देखना ज़्यादा जरूरी है। किस देश में सिविल वॉर होती है, किस देश में सिविल वॉर नहीं होती है, वो चीज़ देखना है। ये मतलब हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि जब हम पावर को शेयर नहीं करते तो किस किस चीज़ों का रिपरकशन वहाँ के कॉमन पीपल को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे श्रीलंका के एकोमोडेशन को, कि किस तरह से श्रीलंका की जो लीडर थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इस सब इथेनिक ग्रुप्स को, इथेनिक कंपोजिशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, इस सब कहानी को हम लोग समझेंगे। मतलब हम लोग अगले लेक्चर में एकोमोडेशन ऑफ श्रीलंका को पढ़ रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका को समझा। तो धन्यवाद।